हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th हिंदी मीडियम हमारा जो सब्जेक्ट है व्यावसायिक अर्थशास्त्र उसके चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है समंकों का संकलन, मतलब आंकड़ों को इकट्ठा करना। यहाँ पर 2.1 में आप देखोगे समंकों के संकलन का अर्थ दिया हुआ है। किसी भी सांख्यिकी अनुसंधान की योजना बनाने के बाद यदि हमने किसी सांख्यिकी अनुसंधान की अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो बनाने के बाद सबसे प्रथम और महत्वपूर्ण कार्य होता है समंकों का संकलन करने के लिए, क्योंकि सांख्यिकी अनुसंधान का कार्य तभी सफल होगा जब हम आंकड़ों का संकलन करेंगे, आंकड़ों को इकट्ठा कर पाएंगे। समंकों के संकलन का आशय आंतरिक स्रोत तथा बाह्य स्रोत से आवश्यक आंकड़ों को एकत्रीकरण से है, क्योंकि समंकों के संकलन के लिए हमको आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं और ये आंकड़े या तो हमें इंटरनल रिसोर्सेस आंतरिक स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं या फिर बाह्य स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। तो आंकड़ों के एकत्रीकरण से है। आंतरिक स्रोत से आशय संस्था या विभाग की पुस्तक या रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों से। अब आंतरिक स्रोत हम कहाँ से आंकड़े इकट्ठा करेंगे? तो या तो हमारी संस्था से, हमारे डिपार्टमेंट की पुस्तकों में से इन आंकड़ों को हम इकट्ठा करते हैं। और बाह्य स्रोत से आशय बाहरी एजेंसियों के द्वारा आंकड़ों के एकत्रीकरण से होता है। तो ये हमने यहाँ पर समंकों का संकलन देखा है कि समंकों का संकलन करने का यदि हम सांख्यिकी अनुसंधान करें तो समंकों का संकलन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये समंक हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आंतरिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं और बाह्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। इसके बाद समंकों के प्रकार। समंक मतलब आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ डाटा। समंक 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक समंक का अर्थ। ये 2019 की वार्षिक परीक्षा में भी 11th क्लास में पूछा गया था। प्राथमिक समंक ये वे समंक होते हैं जिनका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने प्रयोग के लिए मौलिक रूप से बिल्कुल नए सिरे से अनुसंधान की योजना के अनुसार किया जाता है। ये जो प्राथमिक समंक होते हैं इनको जो इकट्ठा करने का काम है वो अनुसंधानकर्ता नए सिरे से इकट्ठा करता है और नए सिरे से अनुसंधान की योजना के लिए अनुसार इनका कार्य किया जाता है। तो ये नए सिरे से इकट्ठे किए जाते हैं। और द्वितीयक समंक जो होता है, द्वितीयक समंक का अर्थ, द्वितीयक समंकों से हमारा आशय उन समंकों से है जो पहले से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था राह से एकत्रित या प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। प्राथमिक समंक में हमने क्या देखा कि हम इन्हें नए सिरे से इकट्ठा करते हैं, इसमें हमारा समय, धन, पैसा खर्च होता है। लेकिन ये जो द्वितीयक समंक है वो पहले से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकाशित किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उन आंकड़ों का प्रयोग करता है। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के अंतर्गत संकलित और प्रकाशित समंकों को प्राप्त कर लेता है, यदि कोई अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के लिए सरकार द्वारा आंकड़े को प्राप्त कर लेता है तो वे समंक द्वितीयक समंक कहलाएंगे, क्योंकि उसे ये कृषि से अनुसंधान से लिए उसने आंकड़ों को इकट्ठा नहीं, स्वयं ने नहीं किया है, वो सरकार द्वारा आंकड़ों को देख करके ही उस पर अनुसंधान का कार्य कर रहा है। तो ये हमने यहाँ पर देखा है द्वितीयक समंक के अर्थ के बारे में। द्वितीयक समंक के अर्थ के बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर। प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक में अंतर 2.4 में प्राथमिक समंक का पहला पॉइंट आ रहा है एकत्रीकरण की मौलिकता। प्राथमिक समंक एक नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, अतः ये मौलिक होते हैं, क्योंकि ये पहली बार इकट्ठे किए गए हैं तो ये मौलिक होते हैं। और द्वितीयक समंक तैयार आंकड़ों के रूप में होते हैं, किसी और ने इन्हें इकट्ठा किया है, किन्हीं और ने इन्हें जानकारी के रूप में प्राप्त किया है, अतः इनमें मौलिकता नहीं रहती है। हमें 2 पॉइंटों को करना है, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में इस अध्याय में से 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसका उपयोग प्रथम बार किया जाता है, क्योंकि पहली बार ही समंक को एकत्रीकरण हुआ है तो इनका उपयोग भी पहली बार किया गया है और इनका उपयोग पहले किया जा चुका है और दोबारा अनुसंधान में उन्हें प्रयुक्त किया गया है। तीसरा और देख सकते हैं, हालांकि 2 में भी हमारा काम चल सकता है, समय व धन। इनको एकत्रित करने में समय तथा धन अधिक लगता है, क्योंकि ये नए सिरे से इकट्ठे किए गए हैं। इनको करने के लिए हमारा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और पैसे भी हमें खर्च करने पड़ेंगे। और द्वितीयक समंक इनको एकत्रित करने में बहुत कम समय और धन लगता है, क्योंकि ये पहले से प्रकाशित
हो चुके हैं। तो आपको ये भी करना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसके बाद 2.5 में आप देख पा रहे होंगे प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियाँ। प्राथमिक समंकों के संकलन की रीतियाँ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, संवाददाता के माध्यम से सूचना प्राप्त सूचना, अनुसूची और प्रश्नावली के माध्यम से प्राप्त सूचना और प्रगणकों के माध्यम से अनुसंधान। हम यहाँ पर 2 विधियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है। तो इस रीति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है स्वयं उन लोगों से व्यक्तिगत संपर्क कर सूचनाएं एकत्र करता है जो अनुसंधान के क्षेत्र की जानकारी रखते हैं। यहाँ पर जो अनुसंधानकर्ता होता है वो व्यक्ति के पास स्वयं जाता है जो उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त करनी है वो उनसे लेता है। यह रीति तभी उपयोगी होती है जब अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो तथा अधिक शुद्धता के स्तर को प्राप्त करना आवश्यक हो, तब हमको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की रीति का पालन करना चाहिए। यहाँ पर अनुसंधानकर्ता जो है वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से अनुसंधान के क्षेत्र में जाता है और वहाँ से जानकारी प्राप्त करता है। इसके लाभ क्या है या गुण क्या है, तो इन्होंने बता रखा मौलिक समंक। इसमें मौलिक समंकों का ही संकलन होता है, शुद्धता है। इस प्रणाली में अनुसंधानकर्ता स्वयं कार्य क्षेत्र में उपस्थित रहता है, अतः आंकड़ों में शुद्धता रहती है। तो ये 2 पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, आप इन्हें अपनी फेयर कॉपी में लिख सकते हैं और इन्हें याद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम दोष या हानियों की बात करें। इस रीति के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। सीमित क्षेत्र के लिए उपयोगी, यह रीति विस्तृत क्षेत्र के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है, केवल सीमित क्षेत्र के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि जो अनुसंधान करता है वो सीमित क्षेत्र में जाकर ही व्यक्तिगत संपर्क कर सकता है। बड़े क्षेत्र में व्यक्तिगत संपर्क करना संभव नहीं है, ये इसका एक दोष है। पक्षपात का डर, इस रीति में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणामों के दूषित और एकांकी होने की आशंका बनी होती है। इस रीति में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण यहाँ पर परिणामों को दूषित होने की भी आशंका बनी रहती है। अपव्यय, इसमें समय, धन और श्रम का अपव्यय अधिक होता है। आपको पता है इसमें एक क्षेत्र में व्यक्ति जाता है, वहाँ पर आंकड़ों को इकट्ठा करता है, उनसे मिलता है, तो यहाँ पे समय, धन और श्रम की जो अपव्यय अधिक होता है, पैसा ज़्यादा खर्च होता है। हमारा अगली मेथड आ रही अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति में प्रश्नाधीन व्यक्तियों से सूचना न प्राप्त करके, यहाँ पर हम इन व्यक्तियों के पास डायरेक्ट नहीं जाते हैं, बल्कि नहीं जा कर के अन्य व्यक्तियों या साक्षियों से सूचनाएं प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए विभिन्न उद्योगों से संबंधित सूचनाएं लघु उद्योग संगठन से प्राप्त की जाए। हमें विभिन्न उद्योगों से संबंधित सूचना अगर प्राप्त करनी है तो हम इन उद्योगों के मालिकों के पास नहीं गए, बल्कि उद्योगों के लघु उद्योग संगठन से हमने इनकी जानकारी प्राप्त कर ली है, तो इसे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कहेंगे। इस विधि में अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के क्षेत्र में जाना आवश्यक नहीं होता है और न ही जिन व्यक्तियों के बारे में सूचना प्राप्त करनी होती है उसे प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करना होता है। यह रीति उस दशा में अधिक उपयोगी है जब अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है। जब क्षेत्र बड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क नहीं कर सकते हो, तो आपको जो है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान को अपनाना चाहिए। जिन व्यक्तियों के संबंध में सूचना प्राप्त करनी हो उनसे संबंध रखना संभव न हो, ये व्यक्ति सूचना देने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त जब आंकड़ों की प्रकृति कुछ कठिन व जटिल हो तब इस रीति का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो हमने यहाँ पर 2 विधि देखी है। पहली हमने देखी है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और दूसरी विधि हमने देखी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब यहाँ पर हम इसके गुण और दोष को देखेंगे। तो ये अनुसंधान के अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति के निम्नलिखित गुण हैं। यह अनुसंधान के व्यापक क्षेत्र के लिए उपयोगी है। आपको पता है व्यापक क्षेत्र के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। इसमें समय, श्रम तथा धन की बचत होती है और इसमें अनुसंधान का कार्य हमारा शीघ्रता से पूर्ण हो जाता है और ये इसके लाभ हैं। और दोष की अगर हम बात करें तो समस्या से संबंधित व्यक्तियों से प्रत्यक्ष भेंट नहीं की जाती है। जिस समस्या से संबंधित व्यक्ति है उसके पास हम स्वयं नहीं जाते हैं, तो ये इसका एक दोष है। यदि साक्ष्यों का चयन गलत हो जाए और यदि उनकी संख्या पर्याप्त न हो तो उनसे प्राप्त होने वाली सूचनाएं भी गलत हो सकती। जिन व्यक्तियों के पास हम जा करके या जिन व्यक्तियों से हम सूचनाएं ले रहे हैं उन्होंने गलत सूचनाएं दे दी है तो हमारा अनुसंधान भी गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। प्राप्त सूचना की विश्वसनीयता पर संदेह या भ्रम बना रहता है, तो ये इसके दोष दिए। इसके बाद आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन करना होगा, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताएँ।
हमारी बुक्स में छोटे छोटे पॉइंट दे रखे हैं, आपको 4-5 पॉइंट इनके करना है। एक अच्छी प्रश्नावली कैसी होनी चाहिए, तो प्रश्नावली की जो सूची हम बनाते हैं फील्ड में जाने के लिए, वहाँ से लोगों से जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्रश्न यथासंभव कम हो, प्रश्न छोटे और सारगर्भित हो, प्रश्न स्पष्ट और भ्रामक नहीं हो, ताकि सामने वाला व्यक्ति सही तरह से जवाब दे सके, उसका उत्तर दे सके। प्रश्न अनुसंधान के क्षेत्र के लिए सार्थक और उपयुक्त हो। प्रश्न ऐसे हो जिनका उत्तर आसानी से दिया जा सके और संक्षिप्त में दिया जा सके। प्रश्न क्रमबद्ध हो और प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त स्थान भी हो, ताकि वहाँ पर वो सामने वाले व्यक्ति ने जो आंसर दिया उसे हम लिख सकें। प्रश्न से किसी और तथ्य की पुष्टि नहीं होती है और निषेधात्मक प्रकृति के प्रश्न को शामिल हमारी प्रश्नावली में नहीं करना चाहिए और प्राप्त जानकारी के परीक्षण की पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।